विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हम शीत युद्ध की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में हमने शीत युद्ध के अर्थ और परिभाषा को विभिन्न विद्वानों के अनुसार समझने का प्रयास किया। डॉक्टर एम.एस. राजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.पी.एस. मेमन, जॉन फॉस्टर डलेस की विभिन्न परिभाषाओं को हमने समझा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह कोल्ड वार या शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। और इन परिभाषाओं के विश्लेषण में हमने ये पाया कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमकार शक्तियों से हमारा तात्पर्य सोवियत संघ और अमेरिका से, इनके मध्य आपसी संघर्ष। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था और यह वाक युद्ध था, बातचीत का युद्ध था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था और इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को आश्रय देने वाला, प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा जा सकता है। और आज शीत युद्ध की क्या नेचर है, शीत युद्ध की क्या प्रकृति है, इस पर विश्लेषण करना चाहेंगे। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध सी ही है। कूटनीतिक युद्ध जैसा ही लगता है ये। शीत युद्ध में शीत युद्ध में विद्यमान दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं और यह शत्रुता का भाव रखना ही कूटनीतिक युद्ध कहलाता है। और इसके अलावा सशस्त्र युद्ध के अलावा इन सभी उपायों से एक दूसरे को ये कमजोर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए, दूसरे देशों को अपने क्षेत्र में लेने के लिए तरह तरह की आर्थिक सहायता देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, अस्त्र शस्त्रों की सहायता देते हैं, जासूसी का कार्य करते हैं, सैनिक हस्तक्षेप करते हैं और सैनिक गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों के निर्माण में लगे रहते हैं। ये सारी क्रियाकलाप शीत युद्ध की श्रेणी में ही रखी जा सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं है, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की स्थिति है। दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति है। और शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक घातक मुठभेड़ें चूंकि होती रही है और इनमें प्रकारांतर से परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा हमें साफ झलकती है। शीत युद्ध की ऐसी स्थिति है जिसे मूलतः उष्ण शांति कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है, न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच की जो एक अस्थिति है, शांति और युद्ध के बीच की जो अस्थिरता है, वो बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता है, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी कही जा सकती है, जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है। मित्रों, विद्यार्थियों, शीत युद्ध के संबंध में ही एक प्रसिद्ध उक्ति इसाक डॉयसर ने कहा है
कि शीत युद्ध की प्रकृति तटस्थ के ब्रेस्ट लिटोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली, जहां उन्होंने कहा था न युद्ध न शांति। मित्रों, विद्यार्थियों, शीत युद्ध की इस नेचर को समझने के पश्चात, शीत युद्ध की प्रकृति को समझने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि वास्तविक युद्ध का एक वातावरण तैयार करने वाली स्थिति है। यह वास्तविक युद्ध की प्रथम सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर युद्ध का वातावरण, जिस पर चढ़कर युद्ध किया जा सकता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके बाद अगला बिंदु हमारा है शीत युद्ध के क्या कारण हैं। इन कारणों का विश्लेषण करने के लिए हम ये समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को चूंकि जन्म दिया था, और महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को चूंकि बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी, और उन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक बन गई थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी, और शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति की कारण बने। यदि हम इनका विश्लेषण करना चाहें तो सर्वप्रथम शीत युद्ध का प्रथम कारण हम इतिहास में देख सकते हैं, और इसे हम ऐतिहासिक कारण के रूप में जान सकते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, कतिपय विद्वान, कुछ पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को ध्वस्त करना था और पूंजीवाद को ध्वस्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में मान्यता दी थी, यह आप जानते हैं। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आकांक्षा की दृष्टि से देखते रहे और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे, यह भी आपको विदित है। दूसरा जो कारण हमें दिखाई का प्रश्न है। द्वितीय विश्व के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी धन की हानि पहुंचाई, भारी क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव कम हो सके। परंतु आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों के अनुसार यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिसे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर देना था। इससे स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को पूर्ण रूप से नष्ट करने की है। विद्यार्थियों, मित्रों, ऐतिहासिक कारण और द्वितीय मोर्चे के प्रश्न के पश्चात शीत युद्ध का तीसरा कारण युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर के रूप में हमें दिखाई देता है। आप जानते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्य चूंकि स्पष्ट प्रारंभिक रूप से भिन्न थे और भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में चूंकि लाना चाहते थे, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का चूंकि भय था और ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था
कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो और इसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन करने चूंकि जरूरी थे, और इसलिए स्टालिन के मत में, स्टालिन के अनुसार इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें स्थापित कर सकती थी। विद्यार्थियों, मित्रों, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर के पश्चात सोवियत संघ द्वारा याल्टे समझौते की जो अवहेलना की, सोवियत संघ द्वारा जो याल्टे समझौते की जो सोवियत संघ द्वारा याल्टे समझौते को जो दरकिनार किया गया, वो भी शीत युद्ध का कारण बना। आप जानते हैं याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने चूंकि कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधात्मक शासन स्थापित करने का चूंकि निर्णय लिया गया था इनके द्वारा। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना शुरू कर दिया। उसने अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्लिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा ये युद्ध विराम समझौते और याल्टा में पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से चूंकि इनकार कर दिया था और सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित कर दी गई। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। आप जानते हैं मंचूरिया स्थित सोवियत फौजें ने जब 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, चूंकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान करने से उनके संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंपनी पड़ती थी, जो जापानी सेना को भागते समय छोड़ दी गई। याल्टा सम्मेलन के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाइयों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा और यह भी एक शीत युद्ध का कारण बना। मित्रों, विद्यार्थियों, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना के पश्चात सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते का भी अतिक्रमण किया गया। सोवियत संघ ने चूंकि अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था और इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाएगी। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर का प्रभाव माना जाएगा। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया और सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करने का प्रयास किया। इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। मित्रों, विद्यार्थियों, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, सोवियत संघ द्वारा ही बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, ये सभी कारण शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण हैं। और भी अनेक कारण हैं। ईरान से सोवियत सेना का ना हटाए जाना, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया जाना, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव बनाना और अणुबम का आविष्कार और सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार को और अधिक बढ़ावा देना, पश्चिमी की सोवियत विरोधी नीति का प्रचार अभियान करना, बर्लिन की नाकाबंदी करना, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना और सोवियत संघ की लैंड लीज की सहायता बंद किया जाना इत्यादि कारण भी शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण बने, जिन पर हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।